इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की उन मुश्किल और किताबी कॉन्सेप्ट से बाहर निकलकर उस रियल लाइफ केमिस्ट्री को देखेंगे जो हर रोज बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रही होती है। यह आसपास की दुनिया और उसके फंक्शन को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। मान लीजिए एक बहुत ही हैवी खाने के बाद पेट में तेज जलन या इंडाइजेशन शुरू हो जाए। ऐसे में रसोई घर की कौन सी आम चीज एक रासायनिक दवा का काम करेगी? नींबू का रस, सिरका या बेकिंग सोडा? ये छोटी सी बात हमें बताती है कि पदार्थों के केमिकल गुणों को जानना असल में कितना जरूरी है। तो इस चर्चा में हम एक दिलचस्प सफर पर निकलेंगे। हम शुरुआत करेंगे अम्ल और क्षारक की पहचान से, फिर समझेंगे केमिकल रिएक्शंस और उनके अदृश्य आयन्स को। उसके बाद पीएच के जरिए इनकी शक्ति नापेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का प्रैक्टिकल असर देखेंगे और आखिर में बात करेंगे लवण यानी सॉल्ट्स के विज्ञान की। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अम्ल और क्षारक की पहचान। अब सबसे पहले इनके फिजिकल और सेंसरी अंतर पर ध्यान देते हैं। एक तरफ अम्ल हैं, स्वाद में एकदम खट्टे और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और उनके बिल्कुल विपरीत होते हैं क्षारक यानी बेसिस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर बिल्कुल साबुन जैसे चिकने लगते हैं और लाल लिटमस को वापस नीला कर देते हैं। लेकिन हर केमिकल को चखकर देखना तो ऑब्वियसली सेफ नहीं है ना, इसीलिए प्राकृतिक और सिंथेटिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। यहां तक कि वेनिला या प्याज जैसे ऑल्फैक्टरी यानी गंधीय इंडिकेटर्स भी होते हैं। ये पदार्थों के टच में आकर अपनी महक बदल लेते हैं और बिना किसी डेंजर के केमिकल का अदृश्य स्वभाव बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, केमिकल रिएक्शंस और उनके पीछे छुपे अदृश्य आयन्स। जब हम इन केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो असली जादू होता है। जैसे ही जिंक के छोटे टुकड़ों को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो ये सिर्फ किताबी थियरी नहीं रह जाती, वहाँ एक एक्सप्लोजिव फिजिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है और ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तेजी से उठने लगते हैं। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, सारे क्षारक पानी में नहीं घुलते, पर जो पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एक स्पेशल नाम देते हैं, एल्कली। ये छूने में साबुन जैसे जरूर होते हैं, पर काफ़ी कोरोसिव भी होते हैं, इसलिए इनके साथ बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन आखिर इन सभी रिएक्शंस का अदृश्य इंजन क्या है? वो हैं टाइनी चार्ज्ड पार्टिकल्स। अम्ल पानी में मिलकर हाइड्रोजन यानी H+ आयन्स पैदा करते हैं और क्षारक पानी में हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन्स बनाते हैं। एक जलीय घोल में ये आयन्स ही सारी रिएक्शंस को लगातार ड्राइव करते हैं। और जब ये विपरीत नेचर वाले H+ और OH- आयन्स आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं। इस तीव्र रिएक्शन को हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में काफ़ी हीट निकलती है और बनता है लवण यानी सॉल्ट और पानी। अब हमारे तीसरे हिस्से पर आते हैं, पीएच के जरिए इन अदृश्य आयन्स की ताकत मापना। इनकी ताकत को सटीक तरीके से नापने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है जो 0 से 14 तक होता है। यहाँ P का मतलब है पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है शक्ति या पावर के लिए। ये स्केल असल में हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को मापने का एक यूनिवर्सल तरीका प्रदान करता है। हमारे आसपास के रासायनिक स्पेक्ट्रम का विस्तार कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। एक एंड पर हमारे पेट का गैस्ट्रिक जूस है जिसकी एसिडिटी बेहद तेज होती है, और दूसरे एंड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेहद ताकतवर एल्कलाई बैठे हैं। ये पूरा स्केल दर्शाता है कि केमिस्ट्री कितनी विविध हो सकती है। चौथे हिस्से में समझते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी और नेचुरल दुनिया में इस पीएच का क्या रोल है। असली दुनिया में पीएच का असर सच में चौंकाने वाला है। नदियों में मछलियों को जिंदा रहने के लिए एक सटीक पीएच लेवल चाहिए होता है। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो दांत सड़ने लगते हैं, और डाइजेशन के लिए पेट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है उसकी एसिडिटी बढ़ जाए तो हम एंटा एसिड्स लेते हैं जो कि हल्के बेसिस होते हैं और एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब जो बात सच में अमेज करती है वो ये कि प्रकृति अपना बचाव करने के लिए किस तरह इन एसिड्स का खुद इस्तेमाल करती है। सिरके में एसिटिक एसिड और संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, पर डिफेंस का तरीका देखिए। चींटी या नेटल के डंक में मिथेनोइक एसिड भरा होता है जिसके लगते ही एक झटके में तेज दर्द का एहसास होता है। और अब आखिर में पांचवें हिस्से पर चलते हैं, लवण यानी सॉल्ट्स का विज्ञान। तो क्या आपको पता था कि जो आम नमक यानी सोडियम क्लोराइड हम रोज खाने में डालते हैं वो सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता,
असल में ये बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए एक बेहद ज़रूरी कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल है। ये इन सभी ज़रूरी केमिकल्स के लिए एक बेस मटेरियल का काम करता है। इस बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें खारे पानी यानी ब्राइन में से जब बिजली गुजारी जाती है तो वो साधारण नमक का घोल टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन जैसे बेहद ताकतवर इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट्स बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उद्योगों में बनने वाले ये सॉल्ट्स आखिरकार घूम फिरकर वापस हमारे घरों में ही आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर पीने के पानी को साफ करता है, बेकिंग सोडा केक को स्पॉन्जी बनाता है और वॉशिंग सोडा पानी की परमानेंट कठोरता को पूरी तरह से हटाने के काम आता है। एक और बड़ी हैरानी की बात, कई नमक के क्रिस्टल्स देखने में एकदम सूखे लगते हैं, पर उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी पानी की बूंदें छुपी होती हैं। जब आप इन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो इनमें से वो छुपा हुआ पानी बाहर निकलता हुआ साफ दिखाई देता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए। जब जिप्सम को, जो कि एक नमक है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स पानी होता है, ठीक 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वो अपना पानी खोकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल वही मटेरियल है जिससे डॉक्टर्स टूटी हुई हड्डियों को अपनी जगह पर सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले ज़रा इस विषय को एक बड़े पैमाने पर सोचिए। हम जानते हैं कि वीनस जैसे ग्रह पर पूरे के पूरे बादल गाढ़े सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं। ऐसे चरम रासायनिक माहौल में आखिर किस तरह का अजीबोगरीब जीवन पनप सकता है? वहाँ आखिर किस लेवल की एक्सट्रीम केमिस्ट्री काम कर रही होगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें और डीप सोचने पर मजबूर करता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।